यहाँ से हमारा पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ठीक है, देखो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, राइट, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस एक तरीके से। एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, दैट इज द यूनिट सेल। यानी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होंगे या स्पेस लैटिस भी बोलते हैं इनको, जो 3D अरेंजमेंट के अंदर यूनिट सेल का 3D अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बना दिया कि क्यूब बना दिया, सिंगल क्यूब यूनिट सेल हो गया। इसी सिंगल क्यूब के साथ बहुत सारे क्यूब बना दूं स्पेस के अंदर। अब देखो ये सिंगल क्यूब है ना, लगभग इसके साथ एक कॉर्नर के साथ 8 क्यूब के साथ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा आपका क्यूब बन जाएगा, तो हम उसको स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसकी कुछ करेक्टराइजेशन देख लो क्या है। जो लैटिस होता है, ठीक है, क्या सारे के सारे पॉइंट के ऊपर, ये देखो ये लैटिस एक तरीके ईच पॉइंट बोल सकते हैं इसमें। इनने लैटिस ईच पॉइंट इज पॉइंट, ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट का एक अपने को लैटिस पॉइंट बोलेंगे, और ये सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे, जिसकी वजह से हमें एक ज्योमेट्री मिलेगी। थर्ड पॉइंट में क्या है, ये लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल, राइट। फिर आता है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है, जो आपस में रिपीट होके एक पूरा एंटायर लैटिस बनाता है। अब देखो क्या है, ये आपको एक क्यूब बना के दिखा दिया है, ABC, इसको हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा और जो गामा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल एंगल हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो दो तरह की इस यूनिट सेल होती हैं, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल्स वो होंगी जो जिसके अंदर आपके कंस्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल कुछ भी वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट से बता देता हूँ। देखो 8 हमारे किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8। ठीक है, फेस आपके देखो जिस रूम में आप बैठे हो तो फेस काउंट कर लो, सामने वाला पीछे वाला, तो टोटल फेस आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं जी। एज क्या होती है, एज इस पॉइंट से इस पॉइंट को पॉइंट करने वाला ये एज होता है ये। ठीक है, तो टोटल एज कितने होते हैं जी, हमारे 12 होते हैं। क्लियर। तो प्रिमिटिव सेल क्या है, जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो हमने इस पॉइंट को मेज कर लिया। अब देखो कॉर्नर के अंदर ये कोना कितने, और अभी मान लो इसको एक रूम के तरीके से मैं प्रिटेंड कर लेता हूँ। अब इस कोने के साथ एक रूम इधर बन सकता है, क्यूब बन जाएगी। इन दोनों क्यूब के ऊपर एक दो क्यूब और आ जाएगी, राइट। समझते चलना, देखो ये एक सिंगल रूम है, इसके साथ एक रूम और बना सकता हूँ, इसी कोने के साथ शेयर हो जाएगा, वो हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर इन दोनों रूम के साथ पीछे वाले 2 रूम हो जाएंगे, और इन चारों के साथ ऊपर वाले 4 रूम हो जाएंगे। यानी ये कोना 1/8 कॉर्नर के साथ शेयर होता है, तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना होएगा, 8। यानी कि अगर मैं बोलूँ इस कोने का आपके साथ कंट्रीब्यूशन जिस रूम में आप बैठे हो, तो 1/8 ही होगा। ठीक है, यानी कि इसी तरह सारे के सारे कोने 1/8 1/8 1/8 करेगा, तो टोटल क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, 1। क्लियर। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या है, कोने पे तो प्रेजेंट हो ही हो, उसके साथ फेस पे भी हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है, एज पे भी हो सकता है, और एडजेसेंट साइड के ऊपर। तो जब ये कॉर्नर के साथ फेस पे होता है तो इसको FCC बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूब। कॉर्नर के साथ बॉडी पे होता है तो BCC होता है, कॉर्नर के साथ एज पे होता है तो ECC होता है, और कॉर्नर के साथ एडजेसेंट साइड पे होता है तो एंड सेल भी होता है। और एक बात और याद रखना, नॉन प्रिमिटिव सेल को हम सेंटर, ठीक है, सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं, सेंटर्ड सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलो नॉन प्रिमिटिव सेल को मैंने बोला सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर जो कॉर्नर प्लस बॉडी पे होंगे, तो कॉर्नर का तो मैंने बताया 8 × 1/8 प्लस। अब आप हो एक रूम में एक टाइम में एक ही जगह रह सकते हो, या इस रूम में या किसी और रूम में, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो मैं कोई एक एटम है यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो एक टाइम में एक ही क्यूब में रह सकता है।
सिमिलरली बॉडी के लिए क्या आता है, कॉर्नर का प्लस में बॉडी में, तो नंबर ऑफ एटम 2। फेस का देखो, कॉर्नर प्लस फेस, फेस का तो मैंने कॉर्नर का तो बता दिया कितना कितना 1, फेस देखो कितने होते हैं 6। अब जो आपके घर के सामने वाली दीवार है, जैसे ये लो, ये पीछे वाली जो दीवार है, ये इस रूम में भी और इसके साथ वाले रूम में भी हो सकती है। यानी जो दीवार का कंट्रीब्यूशन होता है फेस का 1/2 होता है। फेस कितने होते हैं टोटल 6, 6 × 1/2, तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे आपके 4 एटम आ जाएंगे। क्लियर। अब इसी तरह हम एंड सेंटर यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कॉर्नर प्लस में सेंटर ऑफ अपोजिट सेल, कॉर्नर का तो 1 ही आएगा। अब अपोजिट देखो कितने होते हैं, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड होगी आपके आमने सामने वाली, देखो इसका इसके साथ में। ठीक है, अपोजिट साइड के बारे में बताओ, अपोजिट साइड तो उनका कंट्रीब्यूशन 2, 1/2 कर दिया, नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 2। ये आप एक सी रूम में बैठ के तभी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप से बनते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, किसी एफसीसी के अंदर एटम ए थे वो कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करते हैं, एटम बी हैं वो फेस पोजीशन पे जाते हैं, और जो एटम ए है ना वो बी मिसिंग है किसी भी फेस से, उसका फॉर्मूला बताना है। तो ए का देखा मैंने कॉर्नर पे 8 × 1/8, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 आ गया। फेस का कितना होता है, फेस टोटल कितने होते हैं 6 × 1/2, तो इस तरह करता 6 यानी 3 आ जाता, तो फॉर्मूला आता आपका A1 B3 होता जब टोटल कंप्लीट होता वो। बट वो क्या कह रहा है, एक चीज़ मिसिंग होगी तो टोटल फेस कितने हो गए 5 × 1/2, तो B का कितना हो गया 5/2, और आप इसको यूनिट फॉर्म में लिखोगे तो A2B5। एक इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। और देख लो, कोई एटम A है वो कोने पे प्रेजेंट है और B एटम कहाँ पे है, एज के ऊपर, तो कोने का 8 × 1/8 1, B एज के ऊपर है, एज कितने होते हैं 12, कंट्रीब्यूशन 4 काट के A1 B3। इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल भी डिस्कस होते हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर से पहले एक छोटी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हमने हर एटम को एक स्फीयर के फॉर्म में माना, ठीक है, और उनको हम अरेंज करते हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक सिंगल एटम डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच होगा, तो उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। 1 डायमेंशन में देखो मैंने अरेंज कर दिया इसको इस फॉर्म में, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के किसी भी एटम को अगर आप देखोगे तो मान लो मैंने इसको डार्क किया तो ये डायरेक्टली 2 एटम से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। चाहो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते थे, चाहे आप वर्टिकल कर सकते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और अगर मैं इसको टाइप दे देता, अगर ये किस तरीके का स्फीयर है तो ए टाइप का, यानी ए टाइप अरेंजमेंट होगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी 2D के अंदर। 2D के अंदर देखो मैंने क्या किया, ए टाइप के मॉलिक्यूल इस तरह रख दिए, इसी के साथ ही मैंने क्या किया यानी एक स्फीयर के साथ दूसरा स्फीयर के साथ स्फीयर रखे हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा इसी तरह करके मैंने अरेंज कर दिया, जैसे हम रूम में बॉल्स लगाते हैं। मैंने बोला कि फर्स्ट वालों को छोड़ के, कॉर्नर वालों को छोड़ के किसी को भी आप स्टडी कर लो, मान लो मैंने इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कितने आइटम से अटैच है 1 2 3 4, और जब मैंने इनको अरेंज कर दिया तो ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे थे। और इसकी टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, देखो टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी ए टाइप की अरेंजमेंट, क्योंकि एक बॉल के जस्ट बाद दूसरी बॉल लगाई है, दूसरी बॉल के जस्ट बाद तीसरी बॉल लगाई है। क्लियर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी हमारी। डन है। 2D का दूसरा पार्ट देखो क्या है, मैंने ए टाइप की बॉल पहले लगा दी, अब जब हम बॉल लगाते हैं तो उनके बीच में ये जगह सी खाली बचती है, ये इस तरह की, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। इन जगह पे मैंने बी टाइप की बॉल लगा दी, ठीक है, और उनके बीच में जो जगह बची, जैसे ए के बिल्कुल सामने लगा के मैंने ए लगा दिया, यानी पहले ए टाइप की बॉल रखी, उसके बीच में जो जगह थी मैंने बी टाइप की बॉल रखी, फिर उसके साइड में जो जगह बची थी मैंने फिर ए टाइप की बॉल रखी। तो मैंने क्या बोला, कॉर्नर को छोड़ के किसी को पकड़ लो, मान लो हमने इसको ले लिया, ठीक है, ये तो 1 2 3 4, ठीक है, देखो डायरेक्टली देखना, ये भी 1 2, ठीक है, टोटल मिला के 3 4 5 6 की अरेंजमेंट बन रही है। तो हम इसको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना बोलेंगे 6, और अरेंजमेंट कितनी होगी ए बी ए, क्योंकि 2 तरीके की बॉल यूज़ करी है, ए टाइप की और बी टाइप की, ठीक है, तो ये टोटल टाइप की आपकी
अरेंजमेंट हो जाएगी, इसके अंदर कुछ वर्डिंग डाल रखी है। अब देखो 2D के अंदर मैंने एक वॉइड का यूज़ किया और एक साइमल्टेनियसली रखा। इसको तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं और उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्वेश्चन ये आ जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर, क्योंकि हेक्सागोनल बिल्कुल ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है। मैंने अभी आपको बताया वॉइड की डेफिनेशन। वॉइड क्या था? दो एटम के बीच में जो स्पेस बच रहा था, ठीक है, तो हमने उसको वॉइड बोला। अब आपकी 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट देखो क्या है। 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा 3D में देखो। ये मैंने A टाइप की बॉल रख दी, ये B टाइप की बॉल रख दी, ये C टाइप की बॉल रख दी, मगर 3D के अंदर। तो ये जो पहली पैकिंग बनाता है बिल्कुल स्क्वायर पैकिंग की तरह ही होती है, बट 3D में है तो ये A टाइप की अरेंजमेंट हो जाती है, बिल्कुल 2D की तरह ही है ये, बस 3D में शो कर दिया हमने, ठीक है। और इसके साथ कुछ वर्डिंग सी मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई 6 मेंबर की। फिर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली, इसको नाम मैंने C दे दिया। फिर इसी की जस्ट एक अपोजिट ट्रायंगल ले ली, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, B दे दिया, ठीक है। AC का क्या ट्रायंगल है, मेरी सीधी ट्रायंगल है, B को मैंने उल्टी ट्रायंगल दे दिया, और A, यानी कि जब भी कभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो पहले 6 मेंबर रिंग आएगी, फिर 3, फिर 6, मगर अपोजिट होंगे। और जब आपकी कभी भी, ठीक है, एक तरीके से क्या बनेगा आपका, कभी भी ये जो मैंने अरेंजमेंट बताई है ना आपकी, ये क्यूबिक अरेंजमेंट है, क्यूबिक, क्या ACB फिर ACB। बट जो हेक्सागोनल क्या होता है, जो आपकी B पहले आ जाती है, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, यानी कि B टेढ़ी, फिर हेक्सागोनल, फिर B, फिर A। ये जो अरेंजमेंट बनती है, ये सिर्फ आप इसको ना 3D अरेंजमेंट बनती है, इसलिए थोड़ा सा ना बच्चों को करने में इसको दिक्कत सी होती है। आप इसका ना डायग्राम नेट पे देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा करके देख लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं ना कुछ फिगर्स बनाता हूँ। जैसे एक मैंने ये स्फीयर ले लिया, ठीक है, स्फीयर हो गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली जो इसके वॉइड में बचा, ठीक है, ये जो इसका जो जगह बच रही है, इसको मैं T लिख देता हूँ, T यहाँ पर, T यहाँ पर, T टेट्राहेड्रल। यानी कि इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक ये लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे, यानी इस जगह पे लगा है, जगह अंदर वाली जगह पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया दोबारा, ठीक है, दोबारा क्या करता हूँ, इसके ऊपर 1 2 3, तो जो खाली जगह बची थी ना, उसके ऊपर मैंने एक इस तरीके का डाल दिया खाली जगह पे, ये सर्कल, ये सर्कल। यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि 3 नीचे सर्कल जब बसते हैं और इस जगह पे जो खाली जगह जो इसको डॉटेड कर दिया, ये जो वॉइड बनाता है, ये हमारा कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। क्लियर हो गया, टेट्राहेड्रल 1 2 3, और ऊपर जो खाली ये जो जगह बची है, ये इसके ऊपर एक सर्कल रख दिया, टेट्राहेड्रल, यानी 1 2 3 4 एटम हो गए। सिमिलरली मैंने क्या किया, दोबारा इसकी इधर से एक एटम ले लिए, खाली जगह बची यहाँ पर रख दिया, फिर ये खाली बचा, फिर मैंने यहाँ रख दिया, फिर ये आगे अटैच कर दो, ये खाली रख दिया, ये पूरा अटैच, समझ गए। फिर क्या करो, यहाँ पर फिर मैंने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया, ये डॉटेड कर दिया, ये डॉटेड कर दिया, और ये डॉटेड कर दिया। यानी सीधा कहने का क्या मतलब है, 1 2 3, 3 सर्कल के बीच में जो ऊपर जो चौथा क्या वो डॉटेड है हमारा टेट्राहेड्रल। इसी तरह 1 2 3 ऊपर जो डॉटेड कर दिया वो भी हमारा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। यानी कि जब डॉटेड के बीच में जो जगह बचेगी यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी देखो क्या, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 ऊपर जो डॉटेड कर दिया वो टेट्राहेड्रल हो गया। सिमिलरली जो दूसरा डॉटेड भी नीचे मैच करेगा तो वो टोटल 6 मेंबर का काम बना देगा, 6 मेंबर का, ठीक है, 6 मेंबर। यानी कि देखो 1 2 3 डॉटेड हो गई है, देख पा रहे हो ना, 1 2, ये 3 और 3 मॉलिक्यूल इसके नीचे हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे शो करने की कोशिश करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूँ, मान लो ये डॉटेड हो गया हमारा, हो गया। इसी तरीके से इन डॉटेड वालों का बनेगा, डॉटेड वालों का, जैसे यहाँ से 1, ये 2,
यानी 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में जो वॉइड बचेगा वो ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा। क्लियर? कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके सामने आएगा। ठीक है, जहाँ पर मैंने टी लिख रखा है टेट्राहेड्रल, जहाँ मैंने ओ लिख रखा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से हमें उच्च नज़र आते हैं इस फॉर्म में।